अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं सैयद मोहम्मद अवैस और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, आपको पता है सबको बेसब्री से इस सीरीज का इंतजार है जहां पर पाकिस्तान ने 5 T20 मैचेस न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलने। अगर ट्रॉफी की बात करूं, आज उसकी रहनुमाई भी आपको पता है पिंडी स्टेडियम में की गई थी। हेड कोच और साथ में उसके बाद ओपनर बल्लेबाज का नाम जो है वो आपको पता है बार बार बात की जा रही है कि क्या पाकिस्तान का जो कॉम्बिनेशन है वो होगा। उसके अलावा अगर हम बात करें पाकिस्तान का जो प्लेइंग 11 है उस पर बहुत से सवालात यहाँ तक क्वेश्चन मार्क्स भी कर रहे हैं कि कौन सा लड़का इस 11 स्क्वाड का होगा जिसने आगे जाके इंग्लैंड और वर्ल्ड कप के लिए भी रसाई हासिल करनी। बड़ी इंपॉर्टेंट पाकिस्तान की सीरीज है। न्यूजीलैंड की अगर बात करूं तो न्यूजीलैंड आपको पता है कि उन्होंने पाकिस्तान को फेवरेट जरूर करार यहां पर दिया, उनकी बॉलिंग की भी तारीफ की पाकिस्तान की। और मैं हमेशा बात करते हैं हम लोग के बड़े अनलिमिटेड रिसोर्स लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ स्टिल पाकिस्तान की जो स्पोर्ट्स है, खासकर क्रिकेट ने बड़ा मार्का अपना पूरी दुनिया के अंदर सरअंजाम दिया, खास करके पेस पैट्री की अगर बात करें तो बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज पाकिस्तान के लिए देखने वाली बात है कि पाकिस्तान जो प्लेइंग 11 है वो कौन सी इसमें उतारेगी। हेड कोच ने भी कहा कि हम डिफरेंट जोन है इसके अंदर कोशिश करेंगे हम लोग जो प्लेइंग 11 है उसको अपना हम लोग ट्राई कर सके यहाँ पर डिफरेंट कॉम्बिनेशन को। फिर आज एक बड़ी अच्छी डेवलपमेंट अभी थोड़ी देर पहले हुई थी जिसमें जो वहाब रियाज हैं सीनियर मैनेजर हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, उसके अलावा जो मोहसिन नकवी साहब है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, उन्होंने मुलाकात की है। बाबर आजम से नेक ख्वाहिशात भी थी। उसके अलावा उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट भी किया पाकिस्तान फिटनेस जो कैंप इस वक्त काकुल में आपको पता है कंक्लूड हुआ था, और साथ ही साथ पाकिस्तान की जो तैयारियां आगे वर्ल्ड कप के लिए उस पर भी थोड़ा बहुत मद्देनजर रखते हुए बात की गई। और बड़ी इंपॉर्टेंट मैंने कहा फिर ये सीरीज है पाकिस्तान के लिए, खास करके जो प्लेइंग कॉम्बिनेशंस को यहाँ पर उतारा जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो पाकिस्तान के साबिक लेग स्पिनर मुश्ताक अहमद बांग्लादेश क्रिकेट टीम के स्पिन बॉलिंग कोच तैनात हो चुके हैं पाकिस्तान। अगर बात करें मुश्ताक अहमद की बात करूं, आपको पता है वन ऑफ द फाइनेस्ट स्पिनर्स पाकिस्तान हैज एवर प्रोड्यूस्ड, और उनका हर जगह दुनिया के अंदर अगर क्रिकेट की बात करें, ऐसा कोच की बात करें, बहुत ज़्यादा वास्ट एक्सपीरियंस भी है। इंग्लैंड के साथ भी काम करते हुए हैं, साथ ही साथ लीग टीम्स के साथ दुनिया के अंदर काम करते हैं। बांग्लादेश के स्पिन बॉलिंग कोच जो उनसे मुकर्रर हुए हैं, और बड़ा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि आपको पता है वर्ल्ड कप आ रहा है। और हम कल भी बात कर रहे थे कि वर्ल्ड कप यूएसए में खेला जाना है जहां पर वेस्ट इंडीज़ पे भी, जहां पर जो टर्निंग ट्रैक होगा, आसान विकेट्स नहीं होंगी तो स्पिनर बड़ा डोमिनेट करेंगे, और ये बड़ा क्रूशियल रोल होगा मुश्ताक अहमद का एज स्पिन बॉलिंग कोच फॉर द बांग्लादेश टीम। अगर बात करें अमेरिका के शहर बॉस्टन में जहां पर होने वाली 128वीं मैराथन इथियोपिया के सेसे लेमे ने अपने नाम की। अगर बात करूं दिफाई चैंपियन की, इवन शिबिट को उन्होंने शिकस्त दी है। दिफाई चैंपियन इवन शिबिट तीसरे नंबर पर रहे थे। अगर इथियोपिया की बात करें, आपको पता है हमेशा इथियोपिया ने डोमिनेट किया मैराथन रेसेस की बात करें, चाहे 1000 मीटर्स की बात करूं, चाहे हर्डल जंप्स की बात करें, तो इथियोपियन जो उनसे हमेशा इसके अंदर डोमिनेट करते हुए आपको नजर आते हैं। लास्टली अगर बात करें बारिश की पेशन गोई की वजह से, जो पाकिस्तान में आजकल आपको पता है कि मौसम तब्दीली की वजह से बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही है। अभी पिंडी के अंदर भी आई डोंट नो कि बारिश जो सी आपको पता है कल से एक्सपेक्टेड है। मैच इसमें कहीं ना कहीं अपना मुश्किलात होंगी मैच के अंदर या नहीं होंगी, वो ज़रूर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर बारिश की पेशन गोई की बात करूँ, हब में जो रैली थी उसका आगाज़ एक हफ्ते तोसी की गई है। रैली जो सी 21 से बजाय 28 अप्रैल को अब खेली जाएगी। बड़ी इंपॉर्टेंट रैली अगर बात करें थर की, आपको पता है उसकी डेवलपमेंट के लिए खास करके हमेशा एक बड़ा सिग्निफिकेंट रोल जो ये प्ले करती है, और खास करके डिप्राइव्ड कम्युनिटी है उनके लिए बहुत से मौके यहाँ पर पैदा होते हैं। खास करके बिजनेस की बात करें, बिजनेस मॉडल भी कुछ ना कुछ जनरेट यहाँ पर उस कम्युनिटी के लिए होता है। इन सब पे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान, बहुत कम दिन रह चुके हैं। T20 बड़ा इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है पाकिस्तान के लिए। मुझे पता है 10 अनकैप्ड प्लेयर्स इस दफा न्यूजीलैंड का हिस्सा है स्क्वाड के अंदर, लेकिन न्यूजीलैंड की अगर बात करूं तो ये प्लेयर्स स्टेप बाय स्टेप न्यूजीलैंड खेलने आए हैं। मुझे पता है लोग कंप्लेन करते हैं कि टीम एज सच स्ट्रांग नहीं होगी, लेकिन न्यूजीलैंड की इंटरनेशनल साइड है, देखने वाली बात है पाकिस्तान कौन सी अपनी प्लेइंग 11 इसके अंदर उतारने में कामयाब होगा। मुझे स्टूडियोज में हमारे दोनों गेस्ट ज्वाइन कर चुके हैं, पाकिस्तान की साबिक कप्तान सना मीर। अस्सलाम वालेकुम सना। वालेकुम अस्सलाम। इसके साथ साथ मुझे ज्वाइन करें सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट द न्यूज़ 10 का ताल्लुक अब्दुल मोइश शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। वालेकुम जी। बहुत शुक्रिया शाह जी आपके टाइम का। कप्तान, बहुत ही थोड़े दिन रह चुके हैं, बारिश की पेशन गोई भी है पाकिस्तान में, आपको पता है हर जगह इस वक्त बारिश बहुत शदीद लगी हुई है। यूएई में अनफॉर्चुनेटली कल फ्लड भी आपको पता है 2 दिन के लिए आया था, बल्कि आज भी 7 बजे तक वो कह रहे हैं बारिश एक्सपेक्टेड है। इंपॉर्टेंट सीरीज पाकिस्तान के लिए, लेकिन बारिश कहीं ना कहीं थोड़ा सा मजा किरकिरा करेगी। देखिए ओवरऑल जो प्रिडिक्शन हमने बारिश की देखी थी वो आज भी बारिश ही दिखाई थी, तो अच्छी चीज़ ये नज़र आई है कि आज हमें फुल सनी एक दिन मिला है पिंडी और इस्लामाबाद के अंदर, तो थोड़ी सी एक उम्मीद जागी है। वरना तो संडे तक ऐसा था कि सिर्फ बारिशें। तो आई होप कि बादल ज़रा दूर रह सकें, क्योंकि ऑब्वियसली ये इंपॉर्टेंट सीरीज़ है पाकिस्तान के लिए। लड़कियों की क्रिकेट के लिए आसानी है, वो कराची में वेस्ट इंडीज़ को खेलेंगी कल से ही, लेकिन हमारी जो मेंस टीम है उसका कल से शाम में मैचेस हैं, तो होपफुली बादल ज़रा दूर ही रहें और हम देखेंगे एक अच्छा जो हमें मौसम ऐसा मिले जहाँ पे क्रिकेट हो सके।
शाह जी बचपन में हम कहते थे रेन रेन गो अवे वी वांट टू प्ले, तो अब देखते हैं अब क्या बनता है। लेकिन थोड़ा सा मैं शाह जी बारिश वाली तो बात मुझे पता है एक्सपेक्टेड है काफ़ी सीवियर अपना, क्योंकि वो कंडीशन आ रही है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मोहसिन नकवी साहब की मुलाकात भी हुई है बाबर आजम से, उसमें सीनियर मैनेजर वहाब रियाज भी मौजूद थे, टीम के साथ हौसला अफजाई भी की गई। इंपॉर्टेंट सीरीज है जैसे कप्तान ने भी कहा, क्योंकि पाकिस्तान ने जो बेस्ट प्लेइंग 11 कॉम्बिनेशन है मद्देनजर रख के आपने वर्ल्ड T20 के लिए लेके जाना है। देखिए एक वैसे बारिश की पे थोड़ी बात कर लूँ। देखिए इतनी ब्रेक्स मिल जाती हैं T20 के लिए कि मैच हो जाए, और होपफुली मैच हो जाने हैं, और जो क्राउड है पिंडी इस्लामाबाद का वो मायूस नहीं होगा, मैच देखेगा। और दूसरा आपने बात की मोहसिन नकवी साहब जब से आए हैं और ख़ासकर उनकी जो टीम आई है वो गाय बगाए टीम से मिलते रहते हैं, टीम मेम्बरान से मिलते हैं, उनको हौसला देते हैं, उनको कॉन्फिडेंस देते हैं। लेकिन टीम को क्या चाहिए होता है? टीम को तो यही चाहिए होता है जो ख़ासकर आपके नए प्लेयर होते हैं, बड़ी मेहनत के बाद। आज मैं इरफान नियाजी की मैं इंटरव्यू सुन रहा था, उस्मान खान का इंटरव्यू सुन रहा था। बड़ा हिट इन हुआ लोगों वो ने उस्मान खान का इन लोगों ने बड़ी मेहनत की है, इन लोगों ने बड़ी एफर्ट की है। देखें वो एक दुबई में जाके गार्ड की नौकरी करनी, इरफान खान नियाजी अपना मियाँ वाली छोड़ के फैसलाबाद में, पेरेंट्स उसके भाई की डेथ होगी, उसकी पेरेंट्स के पास कोई नहीं था, पेरेंट्स ने फिर भी सेक्रीफाइस किया, उसको अलाउ किया कि आप फैसलाबाद रहें, क्रिकेट को परस्यू करें। तो इन लोगों को हौसला चाहिए, इनको कॉन्फिडेंस चाहिए, इनको सपोर्ट चाहिए। और वो सपोर्ट अगर मिलती नज़र आती है अगर चेयरमैन की तरफ से, तो इसमें मेरा ख्याल है बहुत अच्छी बात है। फिर उसकी उनकी टीम की तरफ से आती है तो बड़ा हौसला अफजा बात है कि आप अपनी जो यंगस्टर हैं और ख़ासकर नए आने वाले खिलाड़ी, उनको ये हौसला दे रहे हैं, उनको ये कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि भाई हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके पीछे खड़े हैं, आप परफॉर्म करें और अपने लिए और अपने मुल्क के लिए नाम पैदा करें। कप्तान थोड़ा सा जो शाहजी ने बात की, क्योंकि हम लोग कल भी इस चीज़ पे डिस्कस कर रहे थे कि आपने एक बड़ा कल अच्छा एक एग्जांपल दिया था टिम डेविड का, क्योंकि एटलीस्ट उसको 1.5-2 साल ऑस्ट्रेलिया टीम ने अपने सर्किट में रखा। 2 साल के बाद समझ में आई कि बस ठीक है, इनका शायद टेन्योर ख़त्म है या भी वापस इनको रीगेन कॉन्फिडेंस करना है, तो इनको वापस अपना लीग्स के अंदर इस वक्त मौका उनको मिल रहा है। कितना इंपॉर्टेंट है कि आपने जिस तरीके से इन प्लेयर्स को लेकर चला, न्याजी की बात करूँ, उस्मान खान की, आपकी बात को कोट करूंगा, जब फीमेल्स की बात आती है कि उनको ड्रॉप करूँ, उनके पास ज़्यादा टूर्नामेंट्स नहीं होते। मैं पाकिस्तान मेंस पे भी इसलिए आता हूँ कि जब वो ड्रॉप होते हैं उनके पास पाकिस्तान शाहीन्स के अलावा पाकिस्तान शाहीन्स कितनी इंपॉर्टेंट है उसको वापस कम बैक करने के लिए। देखिए बिल्कुल मेंस क्रिकेट के अंदर जो आपके डेवलपमेंट स्क्वाड्स हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, पाकिस्तान ए हो गया, शाहीन हो गया, लेकिन फिर भी आपके पास ऑप्शंस है। आपने देखा ख्वाजा नाफे बीपीएल में रन करके आए तो उनको पीएसएल में मौका मिल गया, खुला मौका मिला, पूरा सीजन उनको मिला। तो मेंस क्रिकेट के अंदर आपके पास फिर भी अपॉर्चुनिटी है कि आपको डिफरेंट लीग्स में आपको मौका मिल जाता है। उस्मान खान ने ऑलरेडी कुर्बानी दे दी है, उन्होंने अपने दरवाजे बंद करा दिए हैं IL T20 के लिए भी, और भी डिफरेंट लीग्स के कम से कम 1-1.5 साल 5 साल के लिए तो UAE के लिए उनके प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। तो बहुत बड़ी कुर्बानी है जो उन्होंने मुल्क के लिए दी है। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि जब उनके करियर के ऊपर कोई फ़ैसला लेने से पहले ये अब ड्यू है हमारे सेलेक्टर्स के ऊपर और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर, जिन्होंने उनसे ये फ़ैसला करवाया ही होगा, बात की होगी उनसे कि उनको एक खुला मौका ज़रूर दिया जाए इससे पहले कि उनके करियर के ऊपर कोई फ़ैसला किया जाए। तो ये तो मेरे ख्याल से उस्मान खान की है। इमरान खान नियाज़ी ऑब्वियसली यंग हैं, बहुत फिट हैं, ज़बरदस्त इन द फील्ड, उनको देखा बैटिंग में, उनको जहाँ जहाँ मौका मिला उन्होंने प्रोड्यूस किए रिजल्ट्स वहाँ पर अच्छी दी, तो वो भी एक अच्छे प्रॉस्पेक्ट ज़रूर नज़र आते हैं। आपने टिम डेविड की मिसाल दी, मार्क चैपमैन न्यूजीलैंड की सीरीज़ में एक और उनकी मिसाल है, हांगकॉन्ग से खेलते रहे, उनको न्यूजीलैंड से मौका मिला। तो हमने बहुत देखा इस तरह प्लेयर्स को अपने मुल्क चेंज करने में कि किस टीम में, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि कोई प्लेयर बुरा होता तो उसको मौका नहीं मिलता, कभी कभी उसी तरह के प्लेयर्स उस टीम के अंदर ऑलरेडी इतने मौजूद होते हैं कि उनको मौका मिलना मुश्किल हो जाता है। जिस वक्त जैसे आपके अगर टॉप ऑर्डर बैटर्स बहुत अच्छे हैं तो उस एरा में नहीं मिलता मौका बाकी बैटर्स को जो डोमेस्टिक में जितना मर्जी परफॉर्म कर लें, तो कभी कभी उस वजह से आपको इस तरह की मूव करनी पड़ती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो आपने बात की, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको मौका और खास करके आपको बैकअप करना पड़ता है प्लेयर को, जब आप इतनी बड़ी सीरीज के अंदर आप उसको उतारते हैं, उसको कॉन्फिडेंस देना पड़ता है। इस वक्त मुझे टेलीफोन लाइंस पे ज्वाइन कर रहे हैं इमरान सिद्दीकी हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। वालेकुम सलाम। इमरान भाई बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। इमरान भाई मैं सना और मोइशा साहब से यही बात कर रहा था, सीरीज इंपॉर्टेंट है, मुझे पता है 10 अनकैप्ड प्लेयर्स हैं न्यूजीलैंड के, लेकिन पाकिस्तान के लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है जो आपने कॉम्बिनेशन बनाया, यही सेटबैक करेगा आपको इंग्लैंड और आयरलैंड फिर वर्ल्ड कप सीरीज के लिए। बिल्कुल, और ये ज्यादा हमारे पास मैचेस भी नहीं है, 5 मैचेस ही हैं, फिर इंग्लैंड में आयरलैंड में है, तो यही हमारे पास एक मौका है। लेकिन मुश्किल जरूर होगी, क्योंकि अगर हम स्क्वाड में देखें तो टॉप ऑर्डर बैट्समैन हमको ज्यादा नजर आ रहे हैं। बाबर हैं, रिजवान है, टाइम है, फखर है, अब आपने
उस्मान को भी टीम में शामिल किया है, वो भी टॉप ऑर्डर में खेलते हैं। तो ये थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसीलिए मेरा ख्याल है कि ये रोटेशन पॉलिसी जो कि सिलेक्टर्स ने अनाउंस की थी कि 2-2 मैचेस जो है वो सबको बिठाया जाएगा या 3-3 मैचेस खिलाए जाएंगे। तो कॉम्बिनेशन देखें, अब रिजवान बाबर की बड़ी बात हो रही है, कल भी रमीज राजा ने भी बात की कि बाबर रिजवान ही ओपनर होना चाहिए। मैं पहले भी ये बात कर चुका हूँ कि अगर ये दोनों में से किसी एक को अगर आप नीचे खिलाते हैं तो फिर नीचे उनकी जगह नहीं बनती। मेरा ख्याल है कि ये बड़ा एक मुश्किल फैसला जरूर होगा, लेकिन पाकिस्तान टीम को वर्ल्ड कप को देखते हुए, ये सब चीजें देखते हुए, ये हो सकता है कि कड़वा घूंट पीना पड़े कि शायद मोहम्मद, क्योंकि आपके पास 2 विकेट कीपर ऑप्शंस मौजूद है जिसमें आजम खान है, नीचे खेलते हैं वो उस्मान है, वो तीसरे चौथे नंबर पर खेलेंगे। तो अगर ये दोनों ऊपर खेलते हैं, बाबर रिजवान, फिर साइम को जगह बनाना, फखर की जगह बनाना, उस्मान की जगह बनाना, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो अब देखते हैं कि जो नए सिलेक्टर्स आए ये किस तरह की अप्रोच रख रहे हैं। बाबर आजम जो कि नए कैप्टन हैं, उनकी अप्रोच क्या है, वो किसके साथ टॉप ऑर्डर में जाना चाहेंगे। लेकिन मुश्किल फैसला जरूर है, लेकिन अच्छी बात ये है कि हमारे पास अभी 10-12 मैचेस हैं जिसमें हम ये कॉम्बिनेशन जो है वो मुख्तलिफ ट्राई कर सकते हैं। शाजी, जो कॉम्बिनेशन की अगर बात करूं, कल हेड कोच ने भी आपको पता जब मीडिया टॉक की उन्होंने यही बात की कि हम कोशिश करेंगे रोटेशनल पॉलिसी इसको बीच में रखेंगे, शायद बाबर आजम को भी आराम दिया जाए। और मैं खुद भी चाहता हूं ये वो सीरीज है जिसमें आप रोटेशन पॉलिसी कर सकते हैं, क्योंकि होम कंडीशंस है और 10 अनकैप्ड प्लेयर्स हैं न्यूजीलैंड के। देखें होता क्या है, आपको वर्ल्ड कप के लिए 15 मेंबर टीम आपको अनाउंस करनी है, 15 मेंबर टीम आपको लेके जानी है। लेकिन ज़्यादातर खासकर टूर पे, इंग्लैंड के टूर पे जब हम जाएंगे या आयरलैंड के टूर पे जाएंगे, तो हो सकता है 3 रिजर्व प्लेयर भी आप साथ लेके जाएं। उसका मतलब है कि ये जो 17 अनाउंस किए हैं और एक हारिस रहूफ 18, ये तकरीबन आपके पास एक शेप आ गई कि इनमें से ही आपने 15 मेंबर सेलेक्ट करने हैं, 15 मेंबर टीम आपने बनानी है जो वर्ल्ड कप में जाएगी। हो सकता है अगर आईसीसी अलाउ कर देती है तो 1-2 आप रिजर्व अपने खर्चे पे, जो क्रिकेट बोर्ड हमेशा करता है, वो अपने खर्चे पे लेके जाएं, लेकिन उसके चांसेस कम होते हैं। 15 मेंबर टीम आपको अनाउंस करनी है, फिर आपको कम्बिनेशन, आपको किस तरह पता लगेगा कि बेस्ट कम्बिनेशन क्या है, वो यही आपके मैचेस हैं जो वार्म अप मैचेस एक तरह से आप समझ लें, जिनको आप ट्रायल मैचेस समझ लें, कि जो आपने 5 यहाँ न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलने हैं, फिर आपने आयरलैंड के खिलाफ खेलने हैं, फिर आपने इंग्लैंड के खिलाफ खेलने हैं, टोटल 12 मैचेस आते हैं। यही आपको बताएंगे, ये मैचेस बताएंगे कि आपका बेस्ट कम्बिनेशन क्या है, आपकी ओपनिंग किससे आपको करानी चाहिए, या वन डाउन कौन सा आना चाहिए। और ये सारे शफल करेंगे, ये 18 जो प्लेयर हैं ये शफल करेंगे, ये खेलेंगे, कोई एक मैच खेलेगा, कोई दूसरा मैच खेलेगा, कोई 3 मैच खेलेगा, या 2 मैच खेलेगा। इससे एक कम्बिनेशन का जो कोचेज़ हैं या जो आइंदा फॉरेन कोच जो आएंगे और जो हेड कोच होंगे, या अगर अजहर महमूद जाते हैं टीम के साथ एज असिस्टेंट कोच, तो उनको पता लग जाएगा कि हम कौन से कोच प्लेयर्स जो हैं वो बेस्ट हैं अपनी पर्टिकुलर प्लेस के लिए। मीन के ओपनिंग पेयर कौन सा होना चाहिए, वन डाउन किसको आना चाहिए, 2 डाउन किसको आना चाहिए, फ़खर जमान की बीच में कोई गुंजाइश बनती है या नहीं बनती, अगर रिजवान खेलेंगे किधर खेलेंगे, अगर उस्मान खान खेलेंगे किधर, क्योंकि एडजस्टमेंट अभी नहीं हुई। मैं आपको बताऊं, हमारी टीम की बहुत अच्छे प्लेयर हैं, टॉप ऑर्डर बहुत स्ट्रांग है, लेकिन एडजस्टमेंट नहीं है, प्लेयर का नहीं समझ आ रही कि आप नंबर्स की बात करें। जी जी, 1 डाउन कौन सा है, 2 डाउन कौन सा है, लोअर मिडिल ऑर्डर पे कौन सा है, इफ्तिखार के साथ कौन होगा, या विकेट कीपिंग का सेकंड ऑप्शन आपके पास क्या होगा। ये क्वेश्चंस हैं जिनको ये ट्रायल मैचेस ही जिसका आंसर आपको लेके देंगे। कप्तान, लेकिन थोड़ा सा जैसे इमरान से भी बात हो रही थी, शाजी से भी हुई, अगर मैं पाकिस्तान की कॉम्बिनेशन की बात करूं, आपसे ऑफेयर भी मेरी बात होती रहती है, ओपनर्स बहुत ज़्यादा हैं। साइम अयूब, फ़खर जमान भी ऐसा ओपन आप कर लें, रिजवान भी आपके पास ओपनर आते हैं, बाबर आजम आपके पास ओपनर हैं, अब आपके पास साहिबजादा फरहान है नहीं, वो भी एक सेंस में आपके पास हारिस मौजूद है, 5-6 ओपनर्स हैं। मसला आता है आपके मिडिल ऑर्डर का। बेशक आप उस्मान खान को यहाँ चांस दे रहे हो या आप रिजवान को देते हो, इफ्तिखार अहमद आपके पास मौजूद है, आजम मौजूद हैं, आपको वो बैट्समैन चाहिए जो कि रन रेट को पाइल अप करके उसको पता हो मैंने 11-12 पे कैसे फिनिश करना है, वहां पर वो कौन कमी पूरी करेगा। देखिए, शादाब का टीम में वापस आना अच्छी चीज़ है, इमाद वसीम का आना अच्छी चीज़ है। ये दोनों आपका फिनिशर का रोल और मिडिल ऑर्डर को संभालने में शादाब का एक किरदार ज़रूर हो सकता है। अब डिपेंड करता है कि हम यूज़ कैसे करते हैं। मैं वही बात कर रही हूँ कि यहाँ पर कोच और कप्तान को बड़ा एक हार्ड डिसीजन एट टाइम्स लेना पड़ेगा। और मेरे नज़दीक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस वक्त है
वो है अमेरिका की कंडीशंस की जो अवेयरनेस है, वहाँ पे पिचेस किस तरह की हैं। क्योंकि देखें, अगर तो आपको 200 की पिच है तो शायद आपको 200-220 की पिच है तो शायद आपको एक फ़र्क बैटिंग कॉम्बिनेशन से जाना पड़े। अगर आपकी 150 और 160 की एवरेज पिच है जो यूएई में थी, वहाँ पे रिजवान और मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम बड़ा सही एज एन ओपनर्स थे, पर जहाँ पे आपको 200 या 220 पुश करना पड़ता है बार बार, और ख़ास तौर पे सेट करना पड़ता है। चेज़ में हम फिर भी अच्छा कर जाते हैं, वहाँ पर हमें असल में इशू आ रहा है। तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी कि आपकी ओवरऑल आपके पास ये सारे प्लेयर मौजूद होने चाहिए आपके 15 के स्क्वाड में जो हर तरह की क्रिकेट खेल सके। मोहम्मद रिजवान को जो एज मुझे लगता है, इवन दो कि उनके स्ट्राइक रेट से मैं खुद अक्सर बात करती रही हूँ, पर जो उनका जो एज है उनकी कंसिस्टेंसी और डिफरेंट पिचेस के ऊपर एडजस्ट करना। फ़खर जमान का इशू जो आता है वो एक ख़ास किस्म की पिच के ऊपर रन्स करते हैं, जहाँ पिच में थोड़ा सा कुछ मुश्किलात आती हैं, तो वहाँ पर उनके लिए उस तरह से कंसिस्टेंट रन्स बनाने का बना वो उस पर भी सकते हैं, पर कंसिस्टेंटली बनाने मुश्किल हो जाते हैं। अब साइम अयूब को देखेंगे किस तरीके से वो एडजस्ट करते हैं। उस्मान खान को देखने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि वो किस तरीके से इंटरनेशनल का प्रेशर एब्जॉर्ब करते हैं। बहुत कुछ एट स्टेक उनका होगा। अभी यूएई से जब वो खेल के आ रहे थे, ओवरसीज़ प्लेयर नथिंग टू लूज था, वो आके अपना एंजॉय कर रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे। अब वो सारा प्रेशर, उस फैसले का प्रेशर भी उनके ऊपर है, पाकिस्तान टीम का प्रेशर उनके ऊपर है, फैमिली फ्रेंड्स की एक्सपेक्टेशंस उनके ऊपर है, और दूसरी बोट जला चुके हैं। ही इज़ नॉट इन 2 बोट्स एनी मोर। यूएई वाली कश्ती अब जल चुकी है। तो ये जो प्रेशर्स हैं, इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उनके साथ आपका सपोर्ट, कि हम एक ट्रस्ट लेवल उनके साथ कायम करें। इसलिए मेरे लिए वर्ल्ड कप तक जाने के लिए ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हम मिडिल में उस्मान खान को किस तरीके से देखते हैं और वो किस तरह का जो है वो रिस्पॉन्ड करते हैं जब उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है। इमरान भाई, अगर उस्मान खान की बात करूं, आपने भी ऑब्वियसली उनका इंटरव्यू सुना होगा। बड़ा एक हार्ड वर्क है, जिस तरीके से गार्ड की नौकरी की, फिर उन्होंने बताया कि मुझे किस किस स्टेप से अपना यूएई के लिए खेलने के लिए मैं हुआ था माइंडसेट मेरा कि मैं यूएई को खेल सकूंगा। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जब आप इतनी एक्सपेक्टेशन लगाते हैं और खास करके जब आप पूरा स्टेक आपके ऊपर होता है, प्रेशर सिचुएशन से आप गुजरते हैं उस्मान खान को, लेकिन वही बात कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किस तरीके से हैंडल करेगा और कितना बैकअप करना, वो कितना इंपॉर्टेंट होगा। देखिए, जो बैकअप की अवेश आपने बात की ना, तो हमारे यहाँ आपको पता है थोड़ा सा सिलेक्शन के हवाले से इनकंसिस्टेंसी होती है। अगर आप 1-2 सीरीज में रन ना करें तो आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है। गो के बाबर आजम की कैप्टनसी में हमने देखा है कि बहुत ज्यादा प्लेयर्स को सपोर्ट मिली है, लेकिन सोशल मीडिया है, टीवी चैनल्स हैं, बहुत ज्यादा खिलाड़ी के ऊपर 1-2 सीरीज में फेलियर के बाद प्रेशर आ जाता है। मेरा ख्याल है थोड़ी सी उस्मान खान ने जब इतना टाइम गुजार दिया था और अब बहुत करीब वो यूएई को रिप्रेजेंट करने के लिए पहुंच गए थे, और उस सिचुएशन में उन्होंने ये फैसला लिया। आप देखें, अगर कोई और टीम होती जहां पर टॉप ऑर्डर में जगह बन रही थी उनकी, तो फिर तो वो फैसला करते हुए अच्छे भी नजर आते। देखें, वो ओपनर खेलते हैं या नंबर 3 पे खेलते हैं तो फिर तो वो फैसला करते हुए हमें बेहतर भी लगते हैं। लेकिन हमारे यहाँ आप देखें, रिजवान, बाबर और साइम, इनमें से ओपनिंग कोई भी करे, टॉप 3 तो आपका यही होगा। फिर फखर भी आ जाते हैं। अगर आपने फखर को ड्रॉप करना है तो एटलीस्ट वो चौथे नंबर पे खेलेंगे, जो कि मुझे लगता है कि शायद वो उस तरह से परफॉर्म ना कर पाए जिस तरह से वो एज एन ओपनर खेलते हुए परफॉर्म करते हैं, और जिस तरह हमने देखा भी है किस तरह से वो पाकिस्तान सुपर लीग में परफॉर्म करते हैं। उनके पास एक मिसाल भी थी उस्मान कादिर की, उसके बावजूद उन्होंने ये इतना बड़ा अपने करियर के हवाले से फैसला किया। हम तो एक अच्छी उम्मीद लगा सकते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जब उनसे डिस्कशन के बाद इतना बड़ा फैसला करवाया है तो उनको एंड तक जो है वो सपोर्ट करे, उनको पूरा पूरा मौका दिया जाए। ऐसा ना हो कि दो मैचेस या 3 मैचेस के बाद फिर उनको बेंच पर बैठा हुआ हम देखें और वो अपने फैसले पर जो है वो रिग्रेट कर रहे हो, जो कि पहले भी खिलाड़ी कर चुके हैं। तो मुश्किल जरूर है टॉप ऑर्डर में उनकी जगह बनना, लेकिन मुझे लगता है कि वो अगर टॉप ऑर्डर में ही खेलेंगे तभी उनकी वो परफॉर्मेंस सामने आ सकती है, जिसकी वजह से उनको पाकिस्तान ने यूएई से बुलाकर जो है वो रिटायरमेंट वापस दी है। अब किस किस सेटअप में वो इस सेटअप में किस तरह से एडजस्ट करते हैं, कप्तान उनको किस जगह पे देख रहे हैं। अब देखें, रिजवान, बाबर एज अ फ्रेंड भी बहुत अच्छे हैं, उनकी केमिस्ट्री भी बहुत ज्यादा मिलती है। फिर साइम एक बीच में आ गए, अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, इन दोनों के बीच में साइम का होना भी एक बहुत जरूरी है। फिर आप फखर जमान की कंसिस्टेंसी पे बात जरूर होती है, लेकिन वो 5-6 मैचेस में कोई एक ऐसा मैच जरूर खेल जाते हैं कि वो वन हैंडेडली मैच को साइड पे करके जो है वो
जितवा देते हैं। जिस तरह से हमने वर्ल्ड कप में देखा, इतनी अच्छी कोई उनकी फॉर्म नहीं लगी हुई थी, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ जो मैच हुआ उन्होंने बिल्कुल एक तरफ कर दिया अपनी इनिंग से। तो बड़ा एक मुश्किल डिसीजन होगा कि किस जगह पे उस्मान खान को सेलेक्ट करना है, किस जगह पे उनको खिलाना है, और उससे भी इम्पोर्टेंट ये होगा कि जिस जगह पे उनको वो खिलाया जा रहा है, क्या वो उस तरह से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं या नहीं। मेरा ख्याल है कि कैप्टन भी उनसे बात कर रहे होंगे, हेड कोच जो अजहर महमूद आए वो भी ज़ाहिर है अभी बात कर चुके होंगे उनसे कि आपने इस नंबर पे खेलना है, क्योंकि अब मैच में 2 ही रोज बाकी है। वैसे हमारे यहाँ अनाउंसमेंट तो होती नहीं है, एक क्लैरिटी हम एंड तक ढूंढते ही रहते हैं। एक क्लैरिटी अगर हेड कोच, हालांकि उनसे सवाल भी हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो अगर एक क्लैरिटी शो करते तो हमारे पास भी बात करने के लिए एक ठोस कोई चीज़ होती। लेकिन अभी हम जो बात कर रहे हैं वो अपनी एक जो एजम्पशन पे कर रहे हैं कि ये इस जगह पे खेल सकता है, वो इस जगह पे खेल सकता है। तो बिल्कुल पाकिस्तान टीम में मैं समझता हूँ कि खिलाड़ियों को बता दिया गया होगा, क्लैरिटी होती है। लेकिन एक आप जो फैंस हैं, जो क्रिकेट फैंस हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं, उनको भी अगर क्लैरिटी हो तो फिर बात करने का भी जो है वो मजा आता है। जी, बहुत शुक्रिया इमरान भाई, आप मौजूद थे स्पोर्ट्स 360 के साथ। शाहजी, अगर मैं बात उनकी बिल्कुल ठीक है, क्लैरिटी अनफॉर्चुनेट है। मैंने कहा ना कि चाहे बाबर आजम हमारे कप्तान है, बैकअप भी है, लेकिन कभी कभी मैं भी बैठ के यहाँ सोचता हूँ, मैंने शायद बात भी उस दिन शो पे की थी कि क्या वो न्यूजीलैंड सीरीज़ के कप्तान है या वर्ल्ड कप के या चैंपियंस ट्रॉफी तक कप्तान है। क्लैरिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। शहनशाह अफरीदी पे थोड़ी शाहजी बात करूंगा। अजहर महमूद ने भी कहा कि लोगों को लगता है कि वो अनफिट हैं, लेकिन मुझे जिस तरीके से पीएसएल में भी लगा कि वो प्रॉपर रिदम के अंदर हैं, पेस उनकी मुझे पता है फ्लक्चुएट ज़रूर हो रही है, लेकिन रिदम के अंदर आपको नजर आ रहे हैं। देखिए, इस दफ़ा तो थोड़ा सा शायद शाहीन शाह अफरीदी का रोल थोड़ा डिफरेंट हो, क्योंकि अब आमिर आ गए हैं और आमिर ने एक उनको कंपटीशन देना है। ये मेरा ख्याल उनके जहन में ज़रूर होगा कि एक लेफ़्ट आर्म सीमर जो है एक और आ गया है, और लेफ़्ट आर्म सीमर आपको पता है कि जब आता है तो अगर वो परफॉर्म करता है तो फिर ऑप्शंस होती हैं सिलेक्टर्स के पास भी। कोई शक नहीं है शाहीन शाह अफरीदी बहुत कमाल के बॉलर हैं, पाकिस्तान के लिए बड़ा उनकी अचीवमेंट है। आमिर ने भी 2017 की आप चैंपियंस ट्रॉफी देखें जिस तरह उन्होंने परफॉर्म किया, फिर अब थोड़ा सा फील हो रहा है कि उनकी जो फिटनेस है वो वापस आ रही है। तो ऑप्शंस पाकिस्तान के पास अब जो शायद जब हम ऑस्ट्रेलिया गए और न्यूजीलैंड जाके हमने 5 मैच सीरीज़ खेली T20, उसमें इतने ऑप्शंस नहीं थे। अब ऑप्शंस थोड़े पाकिस्तान के पास ज़्यादा हो गए हैं। बॉलिंग ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, उसमें स्ट्रगल करनी पड़ेगी, उसमें हिम्मत करनी पड़ेगी, उसमें परफॉर्म करना पड़ेगा बॉलर्स को कि वो टीम में आएँ और कंसिस्टेंटली टीम में खेलें। अब ये जो 5 मैच की सीरीज़ है और फिर आगे जाके सीरीज़ है जो इंग्लैंड में, आयरलैंड में, वो ये शो करेगी कि कौन सा बॉलर ज़्यादा इफेक्टिव है। देखें, अभी न्यूज़ ऐसी हैं कि शायद 2-3 मैच शहनशाह अफरीदी को भी ना खिलाएं, सबको नहीं खिलाएंगे। ये हो सकता है, कल हो सकता है कि आपको एक नया बॉलिंग पाकिस्तान का कम्बिनेशन नज़र आए, अहमद वसीम के आने से, आमिर के आने से आपको नई शेप नज़र आए। तो वो इसलिए नज़र आएगी कि शायद ये जो सिलेक्टर्स हैं, ये कोचेज़ हैं, ये सारा देख रहे हैं कि फ़ाइनल हमारी 15 टीम जो हम ले कर चलेंगे वर्ल्ड कप में, उसका क्या फेस होना चाहिए, वो उसको एक्सप्लोर करने के लिए ये सारी एफर्ट्स हो रही हैं। और मेरा ख्याल है वो पाकिस्तान तो लकी है कि किसी और टीम को इतने मैचेस नहीं मिले हुए। आप सारी टीम्स का देख लें, सबसे ज़्यादा मैचेस पाकिस्तान के जी, पास। आप सारी टीम का देख लें, वो तो कोई ऐसी टीम्स हैं जो डायरेक्ट वर्ल्ड कप में जाके 2 वार्म अप मैच खेले और वर्ल्ड कप स्टार्ट कर लिया। तो पाकिस्तान की टीम तो बड़ी लकी है कि पाकिस्तान को इतने ज़्यादा मैचेस मिले हैं प्रायर टू द स्टार्ट ऑफ वर्ल्ड कप, और वर्ल्ड कप में जाके पाकिस्तान का अब भी मतलब है कि कोई चांस ऐसा मेरा ख्याल है नहीं रह गया कि पाकिस्तान अच्छी कम्बिनेशन, अच्छा कंपेटिटिव यूनिट पाकिस्तान एस्टेब्लिश ना कर सके। ये आपने जैसे बात की, लेकिन अब बात करेंगे न्यूजीलैंड का स्क्वाड। आपको पता है बड़ा इंपॉर्टेंट है, 10 अनकैप्ड प्लेयर्स हैं, बार बार मेंशन जरूर कर रहा हूं, लेकिन वसी उनके पास तजर्बा जरूर मौजूद है वहां की डोमेस्टिक का। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं और डिस्कस करते हैं न्यूजीलैंड स्क्वाड को। दहशतगर्दी को शिकस्त देने के लिए नेशनल एक्शन प्लान बनाया था, इसी तरह मुआशी बहाली के एक नेशनल एक्शन प्लान की ज़रूरत है। तर्ज तकल्लुम, तर्ज तखातुब आ गया है, फैल गया है, शिद्दत हिद्दतें आ गई हैं, उसको तो मिनिमाइज और नॉर्मलाइज तो करना है। तमीज़ और अखलाक के दायरे में होना चाहिए सबको। आप अपना इज़हार तमीज़ और अखलाक के साथ भी बता सकते हैं। यूथ सबसे अहमियत,
इसके लिए क्या चीज़ें हैं जो असम्बली में जाके कह सकते हमें ठोस इकदाम उठाने चाहिए। कोई यूथ को हम इंगेज करें, ख्वाह वो स्पोर्ट्स की तवस्सुत से हो, स्कॉलरशिप की तवस्सुत से हो या स्किल डेवलपमेंट की तवस्सुत से हो। सबसे पहले पाकिस्तान की बात हो, असेंबली के अंदर पार्टियों की बात में हो। इलेक्शंस का होना और पार्लियामान का बनना, ये मेरे ख्याल से ये पहली जीत है। और मलूक शाह कुछ भी कर सकता है, मगर अपनी रोही की बात नहीं टाल सकता। जैसे कि हम सब जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ी हकीकत है। सिकंदर आ रहा है शेर आलम। 25 साल के गबरू जवान होंगे इससे ज्यादा से। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 360। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान स्क्वाड की। आपको पता है बड़ा इंपॉर्टेंट स्क्वाड जो उनसे पाकिस्तान का इस वक्त अनाउंस होना है। प्लेइंग 11 की बात करूं, लेकिन न्यूजीलैंड की अगर बात करें कप्तान, जब रोटेशन पॉलिसी की बात होती है पाकिस्तान में भी आपको पता है बार बार इस पर बात होती है, कोच भी कह चुके हैं रोटेशन पॉलिसी हम रखेंगे, लेकिन मार्क चैपमैन ने भी बात की कि पाकिस्तान अपनी कंडीशंस में एक बड़ी तगड़ी साइड है। मुझे पता है फिर वही बात हो रही है, बी टीम है, सी कैटेगरी टीम है, लेकिन वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल गए हैं, उनके पास एक्सपीरियंस मौजूद है। बिल्कुल, और आई थिंक ओवरऑल क्रिकेटिंग एक्सपीरियंस मौजूद है। जो कप्तान इनके माइकल ब्रेसवेल हैं, उनके चचा भाई कज़न्स बहुत लोग क्रिकेट खेलते रहे हैं, तो एक जो क्रिकेट कल्चर है न्यूजीलैंड के अंदर वो है। तो जब आप न्यूजीलैंड के किसी जो सेकंड स्ट्रेंथ टीम के साथ खेलते हैं तो ऑब्वियसली वो उस तरह से मैच तो नहीं कर सकती, पर गेम अवेयरनेस उनको अच्छी खासी होगी। आई थिंक रोटेशन पॉलिसी अच्छी चीज़ है। अजहर महमूद क्योंकि पाकिस्तान के हेड कोच हैं, आई थिंक उन्होंने इंग्लैंड में बड़े क्लोजली इसको देखा है रोटेशन पॉलिसी को। आप देखें एंडरसन दुनिया के सबसे ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट में विकेट्स लेने वाले फास्ट बॉलर बने, और उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर उनकी जो थी वो अच्छी रोटेशन पॉलिसी और इंजरी प्रिवेंशन और रिकवरी थी इंग्लैंड में, जो ओवरऑल प्लेयर्स का लुक आफ्टर किया जाता है। तो आई थिंक अगर इसको ये लोग इस्तेमाल कर गए, क्योंकि जैसे आपने भी बताया, शाहजी ने भी बताया कि पाकिस्तान के पास मैचेस ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर ख़ास तौर पे ऐसी टीम्स में जिनमें उनके टॉप प्लेयर्स मौजूद नहीं है, तो अपनी टीम को और मैक्सिमम मुश्किल टाइम देने के लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा आप अपनी बेस्ट 11 उतारें। आप डिफरेंट फेजेस में डिफरेंट लोगों को यूज़ करने के लिए आप डिफरेंट टीम्स के साथ जा सकते हो, और आपके पास चाहे ओपनर्स हों नए बॉल के या नए बॉल के बॉलर्स हों, दोनों की भरमार इस वक्त पाकिस्तान टीम के पास, और अच्छी चीज़ है क्योंकि आपके पास बैकअप है, इंजरी का बैकअप है आपके पास, और किसी चीज़ की वजह से अगर कोई प्लेयर अनअवेलेबल हो जाता है, कोई फैमिली रीज़न होता है, कुछ होता है, तो आपके पास वो बैकअप मौजूद है। तो अच्छी चीज़ है। टिल द वर्ल्ड कप हम डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को यूज़ करें और ऐसी टीम्स के अगेंस्ट करें जहाँ पर जीत हार की इतनी आपको परेशानी नहीं है। शाहजी, थोड़ा सा मैं अगर न्यूजीलैंड सीरीज़ की बात करूँ, न्यूजीलैंड टीम की बात कर रहा हूँ, 10 अनकैप्ड प्लेयर्स होंगे यहाँ पर, डोमेस्टिक का वसी तजुर्बा उनके पास। कप्तान की अगर बात करूँ न्यूजीलैंड की, तो उन्होंने आखिरी जो T20 खेला वो 7-8 महीने पहले T20 मैच खेला था। मार्क चैपमैन ने पाकिस्तान को बड़ा फेवरेट कहा है, ऑब्वियसली हमारी होम कंडीशंस है। न्यूजीलैंड टीम को कैसे देख रहे हैं? देखें, दे आर नॉट पुशओवर्स, बिलीव यू मी कि जब T20 मैच होता है ना, तो कोई टीम भी जीत सकती है, और ये वो प्लेयर हैं जिनके पास टैलेंट भी है, जिनके पास अपने डोमेस्टिक क्रिकेट का एक्सपोजर भी है, और अच्छे अच्छे बॉलर्स के खिलाफ इनके बैट्समैन खेलते रहेंगे। चैपमैन वही हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने 290 रन बनाए हैं, और ये एक दफ़ा आउट हुए, सिर्फ एक दफ़ा आउट हुए, जो 2-2 सीरीज़ ड्रा हुई थी आज से कोई 8-10 महीने पहले, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये रॉबिन्सन हैं, सीयर्स हैं, फिर ब्रेसवेल खुद हैं, इनमें बड़े पोटेंशियल प्लेयर हैं, और ये अगर कोई सोच रहा है कि पाकिस्तान बड़ी आसानी से इनसे जीत जाएगा, मैं नहीं समझता। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी पाकिस्तान टीम को। जो भी पाकिस्तान की प्लेइंग 11 होगी, जो भी कम्बिनेशन होगा, उसको पूरा जोर लगाना पड़ेगा इस टीम से जीतने के लिए, क्योंकि जब दे हैव गॉट नथिंग टू लूज, जब ऐसी टीम आती है कि जिसका कोई आप उसको बिल्कुल राइटली पीछे छोड़ देते हैं कि जी ये फेवरेट नहीं है और पाकिस्तान फेवरेट है, फिर वो बड़े दे कम हार्ड ऑन यू,
वो बड़े सख्त होके आते हैं, बड़ी एफर्ट से आते हैं, बड़ा अपना पूरा जोश से आते हैं, और वो चीज़ फिर देखने वाली होती है ऐसे प्लेयर में, और वो मैचेस जिता देती है। मैं तो ये समझता हूँ कि कोई फेवरेट नहीं है इस सीरीज़ के लिए, कोई टीम भी जीत सकती है। उनके बड़े अच्छे पोटेंशियल प्लेयर्स हैं, उनके बॉलर्स अच्छे हैं, उनके पास अच्छे स्पिनर्स हैं, उनके पास अच्छे एक्सप्लोसिव बैट्समैन, रॉबिन्सन की मैंने बात की, चैपमैन खुद हैं, ब्रेसवेल बड़े अच्छे हार्ड हिटिंग बैट्समैन हैं। ये सारे इनका अच्छा इतना कम्बिनेशन है कि ये पाकिस्तान को बड़ा टफ टाइम दे सकते हैं और पाकिस्तान के लिए सीरीज़ मुश्किल बना सकते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट आपने किया, लेकिन एक चीज़ हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। कप्तान, मैं वुमेंस टीम पे आना चाहूँगा, लेकिन शायद हमारी पब्लिक को भी अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। मुझे पता है उनके मेन प्लेयर्स नहीं है, लेकिन जब आप अपनी कंट्री के लिए रिप्रेजेंट करते हो तो आप बड़े स्टेजेस से ऊपर आते हो। ये नहीं कि आप एक दो मैच खेल के तो आप डायरेक्टली न्यूजीलैंड को ऑप्ट कर रहे हो, तो मुश्किल होगी सीरीज़, आसान सीरीज़ नहीं है। स्पेशली T20 फॉर्मेट में, वनडे फॉर्मेट जो होता है उसमें ज़रा टीमों का डिफरेंस ज़्यादा नजर आता है। T20 फॉर्मेट में टीमें करीब आ जाती हैं। 2 प्लेयर्स का ज़रूर उनको नुकसान हुआ आखिर में, क्योंकि जिस वक्त ये अपने बाकी 9 प्लेयर्स को रेस्ट दे रहे थे, उस वक्त फिन एलन और एडम मिल जो थे वो टीम का हिस्सा थे, उनकी जो इंजरी होगी आई थिंक उससे इस टीम का बैलेंस थोड़ा सा ऑफ बैलेंस ज़रूर हुआ है, क्योंकि उन दोनों की बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस थी जो लास्ट सीरीज़ हमने खेली, और पाकिस्तान के ऊपर बड़ी डोमिनेटिंग परफॉर्मेंसेस जो न्यूजीलैंड भी जाके खेले उसमें इन दोनों की बैटिंग और बॉलिंग में दोनों की बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी, तो वहाँ से थोड़ा सा बैलेंस आउट ज़रूर हुआ है। पर T20 क्रिकेट में आप किसी भी टीम को राइट ऑफ नहीं कर सकते, और आपको अच्छी क्रिकेट खेलनी ही पड़ती है अगर आपने मैच जीतना है। बड़ा इंपॉर्टेंट, लेकिन हम थोड़ा सा आएंगे पाकिस्तान वुमेन्स, आपको पता है इस वक्त मौजूद है कराची में, जहाँ पर पहला T20 मैच कल खेला जाना है वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। मैथ्यूज़ की कप्तानी, वेस्ट इंडीज़ आपको याद है कि एक दफ़ा वेस्ट इंडीज़ T20 वर्ल्ड कप भी अपने नाम कर चुका है। मैथ्यूज़ ने उसमें ओपन किया था। ज़रूर उनके मेन जो प्लेयर्स हैं कप्तान वो मिसिंग हैं, लेकिन टीम कैसी आप देख रही हैं, और ख़ास करके पाकिस्तानी जो फीमेल्स हैं उनकी तैयारी, इसके बाद पाकिस्तान मेंस और फीमेल्स ने इंग्लैंड ऑप्ट करना है। हाँ जी, आई थिंक सीरीज़ का स्टार्ट जो है वो वनडे सीरीज़ से हो रहा है पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान लड़कियों की, और इसीलिए बहुत अर्ली स्टार्ट है। मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है जब भी वुमेंस टीम के मैचेस कराची में रखे जाते हैं, सुबह 9:30 बजे मैच स्टार्ट कर देते हैं। आई डोंट नो कि ये टीवी की वजह से है कि शाम में लड़कों का भी मैच है, बट क्योंकि फिर उससे टॉस का फैक्टर थोड़ा सा ज़्यादा क्रूशल हो सकता है एट टाइम्स, अगर आपका पिच उस तरह से प्रॉपरली उसको तैयार ना किया जाए, तो कभी कभी हमने देखा है कि टॉस बहुत ज़्यादा वाइटल हो जाता है डोमेस्टिक मैचेस के अंदर भी, क्योंकि ज़्यादातर लड़कियों को उधर भी 9:30 बजे खिलाते हैं। लड़कों के मैचेस आपने देखे हैं 2 बजे ज़्यादातर स्टार्ट हो जाएंगे, वनडे क्रिकेट भी हो, T20 तो होते ही अब शाम में, तो ये चीज़ थोड़ी सी देखनी पड़ेगी कि आई होप कि टॉस एक बहुत बड़ा फैक्टर ना हो, लेकिन ये चैम्पियनशिप का हिस्सा है ये मैचेस, और पाकिस्तान इस वक्त बड़ा कंफर्टेबली नंबर 5 पे ICC चैम्पियनशिप में है लड़कियों में, पर ये मैचेस बड़े क्रूशल होंगे। स्टेफानी टेलर और हेली मैथ्यूज़ खुद जो कप्तान है वो बड़ी ज़बरदस्त प्लेयर हैं, पर T20 में शायद ये ज़्यादा करीब आएंगे पाकिस्तान की। वनडे में मुझे लगता है कि पाकिस्तान को इनको जो है वो बहुत अच्छा टफ टाइम देना चाहिए, और ये जो 6 पॉइंट्स हैं ये ज़रूर अपने बैग में रखने चाहिए। थोड़ा सा कल शाहजी मैं कप्तान से बात कर रहा था, अगर मैं पाकिस्तान टीम की ओवरऑल बात करूं जो हालिया हमने सीरीज़ भी जीती है, चाहे वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ, हमारे पास फिनिशर कैटेगरी के अंदर आपको थोड़ा सा फिनिशिंग लाइन में इश्यूज नज़र आपको आते थे। आलिया रियाज अच्छी फॉर्म में आपको नज़र आ रही हैं, फातिमा सना आपके पास मौजूद हैं, जो पिंच हिटर की जो एक लाइनअप है उसको आप कैसे मुकम्मल करेंगे? देखिए, एक तो अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो वेस्ट इंडीज़ की काफ़ी बेहतर पोजीशन है पाकिस्तान के अगेंस्ट, गो के अभी इस वक्त टेबल पे वो 9th है और पाकिस्तान नंबर 5 है, लेकिन जब वनडे की बात आती है तो स्ट्रांग टीम है वेस्ट इंडीज़, उससे जीतना और उसको आउटराइटली हराना इतना आसान नहीं है। पाकिस्तान के पास अच्छा पोटेंशियल पाकिस्तान के पास हैं प्लेयर्स, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये देखने वाली बात है कि वो लंबा क्रिकेट खेल सकती हैं ज़्यादातर प्लेयर। पाकिस्तान की वुमेन प्लेयर में सबसे ज़्यादा जो वीकनेस में फील होता है, ये तो खैर मैं बेहतर बता सकती हैं, लेकिन वो एक लंबा खेलना, ज़्यादा ओवर खेलना, स्टे ज़्यादा करना, और अपनी इनिंग को जो वनडे की रिक्वायरमेंट है कोई 30 ओवर अराउंड 30 ओवर कंज्यूम करना विकेट पे, और साथ खड़े होना और साथ एक एंड संभाले रखना, वो थोड़ा प्रॉब्लम ज़रूर है पाकिस्तान में। अब देखते हैं कि निदा डार हैं, आलिया रियाज हैं, बिस्मा मारूफ हैं, और इस तरह के फातिमा सना वगैरह हैं, ये कितना हेल्प करती हैं टीम को, और कितना टीम को सपोर्ट करके उसकी परफॉर्मेंस में अच्छा अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़, क्योंकि अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है। देखें, वेस्ट इंडीज़ आपके होम पे आई हुई है, आप ज़्यादा कंडीशन को अच्छा समझते हैं, आपको पता है कि हम इधर किस तरह खेलेंगे और अच्छी हम परफॉर्मेंस दे सकते हैं, आपको पता है कि विकेट्स कैसी होंगी,
सराउंडिंग कैसी होगी, तो पाकिस्तान को अच्छी परफॉर्मेंस ज़रूर देना चाहिए। लेकिन वेस्ट इंडीज़ भी बड़ी टफ पोजीशन है, और अभी मैं थोड़ा सा इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जस्ट इन आवर कपल ऑफ आवर बैक, तो उसमें यही हिली मैथ्यूज़ ने भी कहा है कि पाकिस्तान की टीम इतनी आसान नहीं है कि पाकिस्तान को हम आउटराइटली हरा लेंगे। जो हमारा पहले की परफॉर्मेंस है वो इसको भी ओवरशैडो कर देगी, और इस सीरीज़ को भी। पाकिस्तान टफ पोजीशन है, और पाकिस्तान ने रिसेंटली बड़ा पाकिस्तान वुमेन ने प्रोग्रेस किया और अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो ये एक टफ क्लोज सीरीज़ होगी, यही वो फील करती है। नहीं कप्तान, अगर मैं ओपनिंग डिपार्टमेंट की बात करूं तो पाकिस्तान के ओपनिंग डिपार्टमेंट के अंदर प्लेयर्स मौजूद हैं जो कि ग्राफ्ट कर सकते हैं इनिंग्स को, लेकिन फिर बात होती है कि जब आप इंटेंट की, जो हम लड़कों की बात करते हैं, इंटेंट नहीं है। आपको इंटेंट वाला प्लेयर चाहिए एज कम्पेयर टू वेस्ट इंडीज। बेशक वो T20 ज़्यादा तगड़ी स्क्वाड है, लेकिन उनके पास इंटेंट मौजूद है जो कि फायर पावर दे सकती हैं। पावर प्लेस की बात करो, देखिए वेस्ट इंडीज़ का जो मुझे वनडे क्रिकेट में थोड़ी सी कमज़ोरी नज़र आती है, उनकी इंटेंट जो है वो कभी कभी मिसफायर कर जाती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होने चले जाते हैं। उनके पास स्टेफानी टेलर और मैथ्यूज़ ऐसे दो प्लेयर हैं जो कि लॉन्गर फॉर्मेट में ज़रा टिक के खेलते हैं, लंबा खेलते हैं। नेशन भी अच्छी है उनकी, वो भी ऐसा खेल सकते हैं, बाकी ज़्यादा स्ट्रोक्स लगाते हैं। तो अगर जहाँ पे पिच थोड़ी सी टर्निंग या मुश्किल आ जाए तो वहाँ पर वनडे में उनका कोलैप्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। हमारे पास वनडे में अगर देखिए सिद्रा अमीन बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वनडे क्रिकेट के अंदर, लंबा खेलना जानती है। बिस्मा मारूफ लंबा खेल सकती हैं, आलिया भी दोनों तरह से खेल सकती है, अपनी बारी भी ले सकती है। मुनीबा अब आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रही है, वरना उसका ही होता था कि उसकी एक रिलीज शॉट निकल आती थी, लेकिन वो भी बारी लेना चाहती है। निदा ऑब्वियसली बीच में आपके पास मौजूद है, फातिमा सना ने बड़ा इंप्रूव किया। तो आई थिंक पाकिस्तान की काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन नज़र आती है। पिछली सीरीज़ पाकिस्तान को बड़ी अच्छी तरह हराई थी वेस्ट इंडीज़ ने। हम एक सीरीज़ इनसे वनडे जीते थे, जो हम लोग जो मेरी भी शायद आखिरी सीरीज़ में से कुछ थी जब हम अबू धाबी गए हैं, और वहाँ पे डॉटिन भी मौजूद थी। अब इनके पास डॉटिन का फैक्टर नहीं है, और वो एक बिल्कुल गेम चेंजर प्लेयर है, तो उससे भी बड़ा फ़र्क पड़ता है। जब वो नहीं होती टीम के साथ तो काफ़ी इनकी टीम को फ़र्क पड़ता है। बट ओवरऑल वही बात है कि बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, टॉस का फैक्टर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन हाउ यू स्टार्ट। निदा डार की कैप्टनसी के अंडर मुझे एक चीज़ ज़रूर नज़र आई है कि जो इंटेंट है बैटर्स की वो ज़रूर बेहतर हुई है, क्योंकि निदा खुद काफ़ी एग्रेसिव प्लेयर है, तो उनकी कप्तानी के अंडर मुझे ये नज़र आया। इवन फातिमा सना ने जब कैप्टनसी की न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, वहाँ पर भी मुझे नज़र आई ये चीज़। तो होपफुली पाकिस्तान की ओवरऑल तो नज़र आती है अच्छी। एक बड़ा नुकसान हुआ है पाकिस्तान को, वो है गुलाम फातिमा का। जब जो एक एक्सीडेंट की रिपोर्ट आई थी उसमें कहा था माइनर इंजरीज, पर काफ़ी सीरियस इंजरीज हुई हैं गुलाम फातिमा को, जिसकी वजह से वो इस सीरीज़ से बाहर हो गई हैं। लेग स्पिनर है पाकिस्तान की, और वो स्पेशलिस्ट ज़्यादा खेलती ही वनडे फॉर्मेट है, तो वहाँ वो एक नुकसान आपको ज़रूर हुआ है। बट शायद उसकी जगह तूबा हसन को इस दफ़ा मौका मिल जाए, वो T20 ज़्यादा खेलती हैं, तो देखना होगा कि वो कैसे फॉर्मेशन करते हैं। पर पाकिस्तान की बॉलिंग बड़ी सेटल्ड है, नशरा भी है, सादिया इकबाल भी है, स्पिनर्स में निदा खुद हैं, उम्मे हानी भी हैं, और बाकी डियाना फातिमा सना तो मौजूद है वहाँ पर। तो बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है पाकिस्तान की, जैसे दोनों मेहमान भी कह रहे थे, क्योंकि आगे हमने इंग्लैंड खेलने जा रहा है। और इंग्लैंड वुमेंस की अगर बात करूं तो आपको पता है वो टेस्ट मैचेस भी खेलती हैं, बड़ा एक तगड़ा स्क्वाड होगा पाकिस्तान वुमेंस के लिए। लेकिन अच्छी बात है, मैं फिर बार बार दोहराता हूँ, विद लिमिटेड रिसोर्सेज पाकिस्तान वुमेंस टीम, एक पाकिस्तान वुमेंस विंग की आप बात करें, बहुत अच्छा काम कर रही है। खास करके ज़्यादा मैचेस हमें प्रोवाइड किए जा रहे हैं पाकिस्तान वुमेंस के लिए। बढ़ते हैं इस वक्त जी, आपको पता है हब जो जीप रैली होनी थी उसका आगाज़ एक हफ्ते थोड़ा लेट होगा, क्योंकि बारिशें आपको पता है पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में बड़ी सीवियर इस वक्त अफेक्ट कर रही हैं स्पोर्ट्स को। शाहजी, थोड़ा सा अगर मैं हब जीप रैली की बात करूँ, चोलिस्तान की बात करें, थर की बात करें, उसके अलावा आपको पता है सफरांगा डेजर्ट होती है रैली। पाकिस्तान को अल्लाह की ज़ात ने बड़ी खूबसूरती से नवाजा है कि हर जगह आप देखें तो आपके पास हर किस्म के मौसम भी हैं, फिर ऐसे प्लेटफॉर्म्स भी मौजूद हैं जहाँ पर आप स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं। ये जीप रैलीज और ऐसे स्पोर्ट्स इवेंट उन एरियाज़ के लिए कितने इंपॉर्टेंट है जहाँ डिप्राइव्ड कम्युनिटी रहती है? देखिए, बेसिक पर्पस होता ही ऐसी रैलीज़ का, ऐसी साइकिल रेस का, या ऐसी जो हम गाय बगाए ये इस तरह की इवेंट्स करते रहते हैं, और ये पूरी दुनिया में होते हैं। अपने कल्चर को इंट्रोड्यूस कराना, अपनी वहाँ पे जो आपकी टूरिज़्म है उसको ज़्यादा हाइप क्रिएट करना, या उस पर ज़्यादा दुनिया को बताना कि यहाँ टूरिज़्म का भी एक फैक्टर मौजूद है। जिस तरह पिछले कुछ अर्सा पहले आपने देखा कि नार्दर्न एरिया में साइकिल रेस का एहतमाम हुआ, तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। और ख़ासकर ये साइकिल जो आपने ये कार रैली आपने बात की है, ये अच्छा किया उन्होंने पोस्टपोन की, एक हफ्ता आगे किया, क्योंकि बारिशें इतनी ज़्यादा हैं। जिस तरह आप दुबई में कल से बारिश हो रही है और जो हालत दुबई की है, अगर वही बादल इस साइड पे आ गए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा फिर इस तरह की कार रैली ऑर्गेनाइज़ कराना। तो बेसिकली मैं कहता हूँ कि ज़रूर होना चाहिए, इसकी थोड़ी लाइव कवरेज भी होनी चाहिए, इसको लोगों तक जाना चाहिए,
और जो परफॉर्मर है उनको सपोर्ट भी करनी चाहिए, उनको अवार्ड भी करना चाहिए, ताकि इस तरह की जो स्पोर्ट्स हैं पाकिस्तान में वो और फ्लरिश हों और उनमें बेहतरी आए। बाहर से भी कंटेस्टेंट जो हैं वो पाकिस्तान में आके इस तरह की स्पोर्ट्स में हिस्सा लें, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये उस एरिया के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखें, उसका कल्चर लोगों को पता चलता है, और जब फॉरेनर कोई आता है या कोई कवर करने आता है या कोई पार्टिसिपेट या कम्पीट करने आता है, तो वो ये सारी चीज़ ये एक मैसेज लेके वापस जाता है और लोगों को बताता है कि इस तरह के इलाके भी पाकिस्तान में हैं और आप ज़रूर विज़िट करें। और ये मेरा ख्याल है आइंदा आने वाले सालों में इसकी इंपॉर्टेंस और वैल्यू और ज़्यादा बढ़ेगी। जी थोड़ा सा सन अगर बात करूँ 51 किलोमीटर्स का ट्रैक है ये, मैंने कहा ना कि डिफरेंट लीग्स, अगर मैं रैलीज़ की बात करूँ, एक सबसे अच्छी चीज़ जो अब लगती है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी है, मेंस की भी फीमेल्स की भी। आपको पता है जो चोलिस्तान में उसमें भी अराउंड को 45-56 अपना फीमेल ड्राइवर्स पार्टिसिपेंट्स थी। फीमेल डेवलपमेंट के लिए खास करके इन एक्टिविटीज़ के अंदर कितनी इंपॉर्टेंस है? देखिए, इम्पॉर्टेंट बड़ा है कि आपके पास डिफरेंट एवेन्यूज़ हों अपने टैलेंट को एक्सप्रेस करने के। हमारे पास अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो एंटरटेनमेंट है वो बड़ी कम है। आपके पास खाना पीना हमारी एक बहुत बड़ी एंटरटेनमेंट है, खेल जो हैं वो बड़े कम लोगों को मैसर हैं। ये भी एक महंगा शौक़ है जो कार रैलीज़ है, बट अगर उसमें आपके पास ऐसे लोग आ रहे हैं जिनके पास शौक़ भी है और वसाइल भी मौजूद हैं, तो हमें ज़रूर इसके ऊपर अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। और इनके जो चीफ़ ऑर्गेनाइज़र हैं शुजात शेरवानी, वो कह भी रहे थे कि हुकूमती सतह पर हमें उस तरह की सपोर्ट हासिल नहीं है, इसको एक कैलेंडर का हिस्सा होना चाहिए। तो अगर आपकी कोई स्पोर्ट कैलेंडर का हिस्सा बन जाती है तो उसमें बड़ी डिफरेंट उसकी मार्केटिंग करनी आसान हो जाती है। इंटरनेशनल, जैसे शाहजी ने कहा, इंटरनेशनल लोगों को बुलाना आसान हो जाता है, टूरिज़्म बढ़ता है, आपकी जर्नलिस्ट को भी एक डेट पता होती है पहले से कि यार इस महीने में ये होती है पाकिस्तान में, तो आपके वीज़ा सारी चीज़ों को आप प्री प्लान कर सकते हैं। जब आपके पास ये कैलेंडर के हिस्से में नहीं आती हैं तो फिर ऑब्वियसली हर दफ़ा उनको डिफरेंट टाइम ढूंढना पड़ता है। तो आई थिंक ये बड़ा ज़रूरी है कि हम क्रिकेट के अलावा डिफरेंट स्पोर्ट्स को सपोर्ट करें, ताकि जो आपका टैलेंट है वो भी स्कैटर हो, वो डिफरेंट जगहों पर जाए और आपके पास डिफरेंट जगह से स्टार्स भी मिलें और लोगों के पास डिफरेंट अपॉर्चुनिटी हो अपना जो टैलेंट, गॉड गिवन टैलेंट है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए। शाह जी, थोड़ा सा अगर इनामी रकम की बात करूँ, जहाँ पर मुझे पता है प्रायोरिटाइजेशन की बात होती है, मार्केटिंग की हम भी थोड़ा सा गलत करते हैं कि ज़्यादा स्पोर्ट्स की तरफ हम नहीं जाते। अनफॉर्चुनेट 102 स्पोर्ट्स क्योंकि उनको ज़्यादा प्रायोरिटाइजेशन मिलती है, लेकिन अच्छी बात है कि 50 लाख इसकी इनामी रकम भी रखी हुई है और इसमें लिटरली ऐसे भी ड्राइवर्स होते हैं जो कि बड़ी मुश्किलात से इस मुकाम तक पहुँचे होते हैं। अब लोग उनको देखते हैं कि इस मुकाम पे उनका फेस नज़र ज़रूर आता है, लेकिन उनकी पूरी हिस्ट्री आपको नज़र नहीं आती है किस तरीके से वो चले और यहाँ पर कहाँ पर पहुँचे हैं। अच्छा, कल एक इम्पॉर्टेंट ब्रीफिंग थी जो IPC मिनिस्टर बने एहसन इकबाल साहब, उन्होंने इसमें ज़रूर एक बात की कि नेक्स्ट ईयर पाकिस्तान में जो 2025 है उसको हम ईयर ऑफ स्पोर्ट्स डिक्लेयर करेंगे। उसमें साउथ एशियन गेम भी होगी, उसमें और इवेंट भी कराए जाएंगे। तो ये जो आपने बात की, मेरा ख्याल इस तरह की रैलीज़ और इस तरह की जो और स्पोर्ट्स हैं उनको भी इनकरेज करके उनके भी इवेंट्स रखे जाएँ, उनकी भी इनामी रकम रखी जाए, फॉरनर्स को बुलाया जाए और अपने कल्चर को इंट्रोड्यूस किया जाए। और अगर इस तरह की कोई स्टेप गवर्नमेंट लेती है और जिस तरह मिनिस्टर ऑफ IPC ने कहा कि इस तरह का ख्याल है और प्रॉपर वो, क्योंकि प्लानिंग और डेवलपमेंट के भी वो मिनिस्टर हैं, तो अगर इस तरह की कोई रकम भी और इनामी रकम भी, रिवार्ड भी प्लेयर्स के लिए, एथलीट्स के लिए आता है तो बड़ी खुशाइंद बात होती है। देखें, आजकल स्पोर्ट्स का वो सिस्टम पूरी दुनिया में आ गया है कि स्पोर्ट्स आपकी मुल्क को इंट्रोड्यूस करती है आउटर वर्ल्ड के लिए। स्पोर्ट्स को जितना आप प्रेफर करेंगे, जितनी इंपॉर्टेंस देंगे, जितना उसको फ्लरिश करेंगे, उतना ही आपकी कंट्री का ना सिर्फ नाम होगा बल्कि आप अपनी कंट्री के लिए बड़ा अच्छा नाम बाहर से भी लेके आएंगे। और आपके एथलीट अगर बाहर जाएंगे तो आपका एक तरह से इंट्रोडक्शन है उस मुल्क का, उसके कल्चर का इंट्रोडक्शन है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट अगर एथलीट की बात करूं तो क्योंकि यहाँ पर हमने एक पैकेज भी दिखाना है जहाँ पर इवेंट शिबिट की बात करूं, उन्होंने शिकस्त दी है। अगर हम बात करें इस वक्त जो रनर्स अप, बल्कि लास्ट टाइम जो चैंपियन रहे हैं अपना मैराथन के, इथियोपिया के उनके एथलीट थे, उनको शिकस्त दी है इवेंट शिबिट को। अगर तीसरे अगर बात करूँ सेकंड पोजीशन की तो मोहम्मद ईसा जोन से, वो भी इथियोपिया से उनका ताल्लुक था, वो भी अपना सेकंड पोजीशन पे। यहाँ पर इथियोपिया की बात करें तो आपको पता है बड़ा एक बार बार जब बात होती है डिप्राइव्ड कम्युनिटी की तो एक बड़ा पासमानदा इलाका है, लेकिन जब मैराथन्स की बात हो, खास करके लॉन्ग स्पेल्स की बात हो, तो यहाँ पर आपको हमेशा चैंपियंस ही नज़र आपको आते हैं। बड़ी बात है इस बड़े स्टेजेस के ऊपर जाके इथियोपिया का नाम विद लिमिटेड रिसोर्सेज जाके ये लोग नाम रोशन करते हैं। अमेरिका की बात करें, चाहे न्यूजीलैंड की बात करें, चाहे ऑस्ट्रेलिया की बात करें, यहाँ पर इन लड़कों ने जाके हमेशा ओलंपिक्स के अंदर भी 1000 मीटर्स के अंदर भी हमेशा इथियोपिया का नाम रोशन किया है। बड़ी एक चीज़ होती है शाह साहब, जब हम बात करते हैं इस चीज़ की कि यार
लिमिटेड रिसोर्सेज, आपको भी बेहतर पता है इथियोपिया का कि बड़ी मुश्किलात होती हैं। देखिए, एक तो होती है ओलंपिक मैराथन, उसमें भी इथोपियन जो एथलीट हैं, कीनियन एथलीट हैं, अफ्रीकन सारे बेशतर कंट्रीज़ के जो एथलीट हैं उनकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग होती है। और एक होती है फिर इंडिविजुअल, जिस तरह न्यूयॉर्क मैराथन आ गई, शिकागो मैराथन आ गई, इस तरह की जो हैं, इसमें भी बड़ा आपने अक्सर देखा होगा कि इथोपियन एथलीट न सिर्फ लीड करते हैं बल्कि उनकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग होती है। और टॉप के जो 10-20 फिनिशर होते हैं उसमें अफ्रीकन कंट्रीज़ के लोग बहुत ज़्यादा होते हैं। बहुत शुक्रिया शाह जी। और सना मौजूद थी स्पोर्ट्स 360 के साथ, लेकिन हैट्स ऑफ है, फिर वही बात होती है कि लिमिटेड रिसोर्सेज, लेकिन हर जगह जाके अपने नाम, मुल्क खास करके अपने मुल्क का नाम एथलीट्स के अंदर हमेशा इथियोपिया ने रोशन किया। मुझे मेरी टीम को कल तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।